हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। जल्दी जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपना क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। और जितना हो सके आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो भी हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो सब आपको क्लियर होंगे। आपने उन पर बैठ के प्रैक्टिस जो है वो किया होगा। फटाफट से क्लास को शेयर करो। तो हमने पढ़ा था वेरिएबल, और वेरिएबल से रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यूज थे वो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए थे। आई होप आपने वहां से सॉल्व किए हो। ये जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अभी तक तो आपने ज्वाइन भी कर लिया होगा टेलीग्राम चैनल। दूसरा, इस कोर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, संडे को जो है हमारा लास्ट क्लास रहेगा यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद सारी जो क्लासेस हैं वो लाइव ही रहेंगी, बट वो YouTube पे लाइव ना रह के वो हैप्पी कोडिंग ऐप पे जो है लाइव रहेंगी। तो उसके लिए आपको ये कोर्स जो है परचेज करना पड़ेगा, जिसका टोटल जो फी है दैट इज 1500। बट अभी के लिए आप रीचा 999 जो कोड है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको ये जो कोर्स है वो 999 रुपए के अंदर में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दो ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके। फिर हम अपना क्लास जो है फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़े थे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होता है? जब भी हमें कोई भी वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल 19 है, इस वैल्यू को मुझे रैम के अंदर में कहीं पे भी स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमें पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट। अब क्योंकि ये वैल्यू एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे अपना डेटा टाइप, जो कि हमें इसको स्टोर करवाने के लिए रिक्वायरमेंट है इंटीजर डेटा टाइप की। उसके बाद में हम अपना वेरिएबल नेम लिख देंगे, जो कि हम कुछ भी रख सकते हैं, XYZ कुछ भी हम रख सकते हैं। ये हमने नाम रख दिया। अब इसके अंदर में अगर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हमने पहले ये डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन के बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके हम इसको जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से असाइन कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू हो असाइन करने को, तो उसी टाइम भी हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ तक हमने कवर किया था। दूसरा, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हो और उनका डेटा टाइप सेम हो, जैसे एक तो हम लिख रहे हो कि इंटीजर टाइप का A वेरिएबल, इंटीजर टाइप B वेरिएबल, इंटीजर टाइप C वेरिएबल, बट हम इनको बार बार ना लिख के, सेम चीज को बार बार रिपीट ना करके, हम इन सबको एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते थे कुछ इस तरीके से, इंट A, B और C। तो अब ये तीनों ही वेरिएबल्स किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे फ्लोट के कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स हैं हमारे पास, फ्लोट डेटा टाइप के, तो वो हम लिख देंगे जैसे F1, F2, F3। तो कोमा से सेपरेट करके हम इन सबको लिखेंगे, ठीक है। कोमा बीच में आना ही आना चाहिए। अगर आप स्पेस रख देंगे या कोई और दूसरा सिंबल आप यूज करेंगे तो वो इनवैलिड कंसीडर होगा। असाइनमेंट कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, वो सब हमने देख लिया था, है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा कोड है जो कि C++ जो लैंग्वेज है उसका कोड कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। C++ का कोड कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। अब इसमें से हमारे काम की चीज अभी के लिए सिर्फ इतनी सी है, ये जो हैश इंक्लूड IOStream है, ये क्या है क्या नहीं है, इस सब पे हमें अभी नहीं जाना है। ये सब बात की बातें हम उस टाइम पे इनको कवर करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस STD, इन सबको भी हम बाद में देखेंगे। दूसरा कि ये हमें हमेशा याद रखना है कि ये तीनों जो चीजें हैं वो हमें हमेशा अपने कोड के अंदर में मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। उसके अंदर में हमेशा याद रखना कि हम हमेशा अपना जो भी कोड है वो मेन फंक्शन के अंदर में लिख रहे होंगे। तो ये हमारा है मेन फंक्शन, और ये हो गया इसका ओपन कर्ली ब्रैकेट, दिस इज क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इन दोनों के बीच में ही हम अपना जो सारा कोड है वो हम लिख रहे होते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि हम हमेशा मेन फंक्शन को ही क्यों यूज करते हैं, वो हम कभी आगे जो है डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतने पे फोकस करना है। ये सब हमारे पास अलग टॉपिक्स आएंगे, उस टाइम पे हम इन सबको डिस्कस कर रहे होंगे, बट फॉर नाउ हम इसी पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मुझे ये बता दो कि इस कोड के अंदर में जब भी मैं बात करूं, हो सकता है आगे आने वाले कोड में आपको ये तीनों चीजें दिखें, बट आपको सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर वाले कोड पे फोकस करना है।
तो अब मुझे बताओ कि इस कोड के अंदर में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे इस कोड के अंदर में हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, काउंट करके बताओ, सिर्फ काउंट करना है, काउंट करके बताओ कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पे इस कोड के अंदर में हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। और क्लास को आप लोग फटाफट से शेयर कर दें। अभी सिर्फ 5 स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर करें ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट अपने साथ में कनेक्ट हो सके। ओके, राम ने आंसर किया है कि यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, बाकी आप लोग भी आंसर करो। अंकेश, सुशील, जल्दी जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। आई होप अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, और वेरिएबल को अगर मैं इस कोड में बात कर रही हूँ कि कितने वेरिएबल हैं, तो आपको वेरिएबल को पहचानना आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखो हमारे पास सबसे पहला वेरिएबल है ये फर्स्ट वन, जिसका नाम है एज। सेकंड वेरिएबल हमारे पास है ये हाइट नाम से। थर्ड वेरिएबल हमारे पास है ये ग्रेड नाम से। और फोर्थ वन इज पास्ट, है ना। अब चारों का अलग अलग टाइप है। ये एज नाम का है, ये इंटीजर टाइप का है। ये हाइट नाम का जो वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप का है। ग्रेड नाम का जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप है। और बुलियन टाइप जो है और उसका नाम है इज पास्ट। अब फटाफट से साथ में ये भी आंसर कर दो कि किसको मेमोरी के अंदर में कितना स्पेस मिलने वाला है, किसका क्या साइज है। यहाँ पे 1 2 3 4 करके बता देना, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो किसका कितना साइज है। इंटीजर टाइप एज नाम का जो वेरिएबल है उसका क्या साइज होने वाला है, हाइट नाम के वेरिएबल का क्या साइज होगा, ग्रेड और इस पास चारों वेरिएबल्स का क्या साइज यहाँ पे रहने वाला है हमारे पास। जल्दी से आंसर करो कि इन सब का टाइप तो हमें दिख ही रहा है, और साइज हम कैसे बताते हैं, उनके टाइप को देख के। डेटा टाइप पे तो डिसाइड करते हैं कि किसी भी वेरिएबल का जो साइज है वो क्या होने वाला है, राइट। तो हमें डेटा टाइप गिवन है, तो फटाफट से इंट, फ्लोट, कैर और बूल इनको देख के फटाफट से बताओ कि यहाँ पे इन सब का साइज क्या होने वाला है। इतना धीरे आंसर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा फास्टली करो। यहाँ अगर हम बात करें तो एज नाम का जो वेरिएबल है, क्योंकि वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट। तो इसी वजह से ये जो एज नाम का वेरिएबल है, जब ये मेमोरी के अंदर में क्रिएट होगा तो इसके लिए टोटल 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करवाया जाएगा। और इस मेमोरी लोकेशन को नाम क्या दे दिया जाएगा, एज, राइट। फ्लोट जो है उसका साइज भी 4 बाइट होता है। कैरेक्टर जो है और जो बुलियन है उन दोनों का साइज 1 बाइट होता है। और हमारे पास C++ में एक और डेटा टाइप होता है वॉइड, जिसका साइज भी 1 होता है। इसको हम यूज करते हैं जब हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम इसको यूज नहीं करते, हम इसको मेनली फंक्शंस के साथ में यूज कर रहे होंगे, तो वो हम तब देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल हो गए हमारे पास, किसका क्या टाइप है, किसका कितना साइज है, क्या नाम है। नाम भी देख लो हमने बिल्कुल सही तरीके से लिखे हैं, ठीक है। दूसरा, अब हमने इनमें जो है वैल्यूज भी असाइन की हैं, तो एक बार के लिए इस सब को मैं इरेज कर देती हूँ। अब मैं बार बार सबके लिए अलग अलग बॉक्सेस नहीं बनाऊंगी, हम सिर्फ एक बॉक्स से काम चलाएंगे। ये हमारे पास बन गया एज नाम का वेरिएबल। इसके अंदर में हमने क्या स्टोर करवाया, 20, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 20, ठीक है। इंटरनली वही सेम चीज है कि इसको 4 बाइट जो है मिल रहे होंगे, ठीक है। बट हम बार बार 4 बॉक्सेस इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे। हाइट की बात करें तो ये हमारे पास एक और वेरिएबल बन जाएगा हाइट नाम से, जिसको हमने असाइन कर दिया 5.9। फिर हमारे पास एक ग्रेड नाम से वेरिएबल बन जाएगा ग्रेड, और इसको हमने असाइन कर दिया एक कैरेक्टर। अब यहाँ देखो, क्योंकि हमने कैरेक्टर असाइन किया तो कैरेक्टर को हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, हमने इसको सिंगल कोट के अंदर में एनक्लोज करके लिखा है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। दूसरा चीज, ये जो वेरिएबल है इज पास्ड नाम का, ये किस टाइप का है, बुलियन टाइप का है, राइट। तो इसको हमने क्या असाइन किया, ट्रू। अब ये ट्रू यही कीवर्ड है हमारे पास, अगर हम इसमें से कोई भी लेटर कैपिटल कर देते तो ये कीवर्ड कंसीडर नहीं होता, यानी कि ये ट्रू कंसीडर नहीं होता। इसको कंपाइलर कोई भी आइडेंटिफायर समझ रहा होता, जिसके लिए अभी तक वो यहाँ पे एरर जनरेट कर चुका होता है ना। तो ये हमारे पास चौथा वेरिएबल हो गया इज पास्ट। अब जब हम बात करेंगे कि मेमोरी में जाके क्या स्टोर होगा, तो हमने बात करी थी कि ट्रू
ट्रू का मतलब क्या होता है 1, और फॉल्स को किससे इंडिकेट करते हैं हम 0 से, तो यहाँ जाके स्टोर क्या हो रहा होगा 1 हो रहा होगा। ठीक है, समझ आ गया इतना। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, कैरेक्टर और बुलियन वेरिएबल। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, साथ में वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। और ये जो ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर का वैल्यू जो है मैं लिख देती हूँ, ऑपरेटर रेटर, हाँ ठीक है। कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले एज नाम के वेरिएबल को बनाया, डिक्लेयर किया, साथ में उसको 20 असाइन कर दिया, तो अभी के लिए जो 20 यहाँ पे एज वेरिएबल रैम में बना, उसका वैल्यू क्या है 20। आगे आके सपोज नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे मैंने लिखा कि इस बार एज को जो है वो 40 असाइन कर दो, तो अब होगा क्या, एज वेरिएबल वही है, एक ही है हमारे पास एज वेरिएबल। अब जैसे ही हम उसको दूसरा वैल्यू असाइन करेंगे तो पहले वाला वैल्यू चला जाएगा और अब इसके अंदर में नया वैल्यू आ जाएगा एंड दैट इज 40। ठीक है, तो अब इसके बाद जब भी हम एज की बात करेंगे इस स्टेटमेंट के बाद में, तब एज का वैल्यू क्या रहेगा 40 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 20 जा चुका है और अगर हमने एक बार किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दिया तो पहले वाला वैल्यू लौट के कभी भी वापस नहीं आ सकता। ओके, एक बार गया मतलब गया। यहाँ बात करते हैं, जैसे ये हमने अभी प्रीवियस में जब हमने देखा तो डिक्लेरेशन के साथ में हमने वैल्यू असाइन की थी, बट यहाँ पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन के बाद में हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये वही सेम एज नाम का वेरिएबल बना और इसके अंदर में हमने 20 असाइन कर दिया। पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर उसमें वैल्यू असाइन कर दिया। कैरेक्टर टाइप के ग्रेड नाम से वेरिएबल हमने बनाया और उस ग्रेड को हमने एक कैरेक्टर जो है असाइन कर दिया। बुलियन टाइप का इज पास्ट वही सेम है, बाद में हमने इसको वैल्यू जो है असाइन कर दिया। ठीक है, बीच में कहीं पे भी डाउट आए आप लोग पूछ सकते हो स्टॉप करके। यहाँ पे ये एज नाम का वेरिएबल वही सेम, हाइट, ग्रेड और इज पास्ट। अब यहाँ पे C++ के अंदर में, क्योंकि C++ जो लैंग्वेज है वो कंसोल के ऊपर में काम करती है, यानी कि कंसोल स्क्रीन पे काम करती है। हमें जो आउटपुट है वो हमेशा कंसोल स्क्रीन पे शो होता है, ना कि जैसे कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट में हम कह सकते हैं वेब के फॉर्म में या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में हमें शो नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा किस पे शो होता है, कंसोल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर हमें कंसोल स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना होता है तो C++ के अंदर में हम cout नाम का एक फंक्शन होता है, उसको हम यूज करते हैं और उसके साथ में ये वाले जो ऑपरेटर है इसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके बाद में हम जो भी चीज लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या कंसीडर हो रहा है, वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा, जो कि हम यहाँ देखें एज नाम का हमारे पास वेरिएबल है, बिल्कुल है, जिसका वैल्यू क्या है 20, तो कंसोल स्क्रीन पे जाके ये क्या प्रिंट करवा के दे देगा 20। यहाँ पे cout वही सेम, हाइट नाम का वेरिएबल लिखा है तो ये हाइट का वैल्यू प्रिंट करवा देगा, जो कि क्या है 5.9। अब यहाँ पे हम एक cout स्टेटमेंट के थ्रू एक ही वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे, बट यहाँ अगर हम देखें तो हमने तीन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, हाइट की, ग्रेड की और इज पास्ड की। बस इन सब के बीच में कोमा ऑपरेटर नहीं आएगा, ये वाला एंगल ब्रैकेट्स जो है ये हम यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एज का वैल्यू था 20, तो 20 प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास कंसोल स्क्रीन पे। फिर हमने लिखा हाइट का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो फिर 5.9 हाइट का वैल्यू आ जाएगा, फिर ग्रेड आ जाएगा और उसके बाद में इज पास जो है ट्रू हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे कहाँ पे, कंसोल स्क्रीन पे। तो आगे जब भी हम बात करेंगे, क्योंकि cout क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब हम आगे जाके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी के लिए क्योंकि हम इनके साथ में थोड़ा बहुत काम करेंगे तो इसलिए इम्पोर्टेंट था आप लोगों को इससे अभी ही अवेयर करवाना। ठीक है, तो इस वजह से याद रखना कि सिर्फ इसका इतना सा काम है कि अगर हमने इसको लिखा हुआ है तो इसके अंदर में जो भी वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे ये उसका वैल्यू ले जाके कंसोल स्क्रीन पे उसको प्रिंट करवा देगा। अगर वेरिएबल है ही नहीं, जैसे कि ये एज नाम का वेरिएबल है और मैंने इसको कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाया होता, ए मैंने कैपिटल कर दिया। अब क्योंकि हमने पढ़ा है C++ इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये एज और ये एज दोनों अलग अलग है, तो कंपाइलर को क्योंकि इस एज नाम से कोई वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, तो वो सबसे पहले तो यहाँ रेड अंडरलाइन कर देगा।
ठीक है। और क्या कहेगा, वो कहेगा कि आइडेंटिफायर एज इज अनडिफाइंड, कि आपने इसको कहीं डिफाइन किया ही नहीं है। दिस वेरिएबल इज अनडिक्लेयर्ड, बट एरर आता है अनडिफाइंड, ठीक है, कि आपने इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, देन फर्स्ट डिफाइन दिस वेरिएबल, देन यू डिफाइन आइडेंटिफायर, क्योंकि जो भी चीजें हम लिखेंगे उसको ये तो नहीं पता कि वो कोई वेरिएबल हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कोई फंक्शन है, एरे है, कि किस चीज का नाम हम लिख रहे हैं। तो वो सीधा कहेगा आइडेंटिफायर, उसको नहीं पता कि ये अभी तक कोई वेरिएबल है या क्या है। बट जैसे ही जैसे इस पास्ट की बात करें, तो इसको कंपाइलर कैसे समझेगा कि ये कोई वेरिएबल है या फिर कोई दूसरा आइडेंटिफायर है? इसके सिंटेक्स को देख के, इसके डिक्लेरेशन के सिंटेक्स को देख के, कि पहले डेटा टाइप लिखा हुआ है, देन वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, और ये हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सो दिस सिंटेक्स इज फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो एक बार मुझे बता दो कि क्या यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ जो है कवर हो चुका है, या फिर कहीं पे भी कोई भी डाउट आप लोगों को है? वेरिएबल डिक्लेयर करने से लेके उसमें वैल्यू असाइन करने तक और उसको प्रिंट करवाने तक, यहाँ तक कोई भी डाउट अगर है तो एक बार आप लोग पूछ लें, फिर हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं वेरिएबल स्कोप की। अब वेरिएबल स्कोप क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि अभी के लिए जब हमने यहाँ पीछे अगर हम जाके देखें, तो हमने ये जो कोड हमारा लिखा था, ये हमने कहाँ लिखा हुआ है? मेन फंक्शन की बाउंड्री में, राइट। तो ये जो जितने भी वेरिएबल हैं, एज, हाइट, ग्रेड, ये जितने भी वेरिएबल हैं, इन सब का बाउंड्री क्या है? ये वाला, इस कर्ली ब्रैकेट से लेके यहाँ तक। इसका मतलब है कि इनको हम इस बाउंड्री से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। पहले जब हमने पैराडाइम्स पढ़े थे, उस टाइम पे मैंने बताया था कि पहले हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक होता था, हम अपना कोड जो है कंप्लीटली इस तरीके से ओपनली लिखते थे, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रॉबैक ये था कि जो कंप्लीट डेटा था वो हमारे पास ग्लोबल पड़ा हुआ होता, हर कोई उसको आके कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। /t ये सब जो है ये सी लैंग्वेज की चीजें हैं, है ना, तो ये सब हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। सी आउट के साथ बाकी क्या यूज कर सकते हैं वो हम आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पे C++ के अंदर में क्या है कि यहाँ हम सारी के सारी जो चीजें हैं वो हम ब्लॉक्स में इस तरीके से बंद करके लिखते हैं, कि कुछ कोड हमने यहाँ लिख दिया इस ब्लॉक में, फिर हमने दूसरा ब्लॉक बना लिया, फिर हमने यहाँ कोई कोड लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक, ठीक है। और ये जो ब्लॉक्स हैं ये एक्चुअल में होते क्या है? फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शंस। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? मेन फंक्शन है। नाम क्या है इसका? मेन। ये क्या है, ये क्या है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ नाम पे फोकस करना है। क्या नाम है इसका? मेन। तो ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में हम सारी चीजें लिखते हैं, फंक्शन से बाहर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं, एंड दैट इज वेरिएबल। अब वो वेरिएबल कैसा होता है, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, वो हम अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप होते हैं वेरिएबल्स के, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। सबसे पहले लोकल और ग्लोबल दोनों वर्ड्स का मतलब हम समझ लेते हैं। लोकल का मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन है, वो हमारे लिए लोकल है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे घर के अंदर में कोई भी एक ऐसा रूम है जो हम घर के सदस्यों के लिए वो लोकल है, राइट। कोई भी बाहर का व्यक्ति आके वहां पे सो नहीं सकता, वहां आके बैठ नहीं सकता, राइट। बट ग्लोबल की अगर हम बात करें, जैसे कि पार्क एरिया हो गया, है ना, पार्क में कोई भी कहीं से भी आके बैठ सकता है, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है, वहां पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, राइट, चेयर्स पे बैठ सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। तो ग्लोबल का मतलब है कि एक ऐसा चीज जो कि सभी के लिए एक्सेसिबल हो। तो सेम एज हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। तो मतलब समझ आ गया होगा, अगर कोई भी वेरिएबल लोकल है इट मीन्स वो अपनी बाउंड्री के अंदर में लोकल है, उससे बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे कि ये हमारे घर का बाउंड्री है, ठीक है। अब ये हमने अपना घर बनाया हुआ है, ये हमारा छोटा सा पार्क है, यहाँ हमारा जो है गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारा बाइक खड़ा हुआ है,
इस तरीके से। तो इस बाउंड्री के अंदर में जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए लोकल है, कोई भी बाहर से आके उनको एक्सेस कर नहीं सकता। क्या कह रहे हो? फोर्टी 35 देखो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, ये स्ट्रिंग के ऊपर में चला जाएगा। अगर यहाँ पे जो एज नाम के वेरिएबल्स हैं, अगर हमने वो इंटीजर टाइप लिए हुए हैं कि इंट एज 1, और एज 1 का वैल्यू क्या लिया आपने 45, है ना। फिर दूसरा हमने लिया इंट एज 2 और इसका वैल्यू आपने लिया यहाँ पे 35। तो क्योंकि हम एज ए इंटीजर इनको ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करेंगे एज 1 प्लस एज 2, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आएगा 4535। ये रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब ये हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं इस तरीके से। क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, प्लस में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये मेरे पास दो स्ट्रिंग है और इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैं ऐड कर रही हूँ, तो डेटा टाइप जो है वो भी चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक क्लास होती है C++ में। तो इस तरीके से इनका जो रिजल्ट है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ी आएगी, वो क्या आएगी? हेलो और इस तरीके से वर्ल्ड, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सेम एज अगर हमने इन दोनों को एज ए स्ट्रिंग स्टोर करवाया है, तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो 4535 हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग, बट अभी के लिए हम सिर्फ इंटीजर पे काम कर रहे हैं। तो अगर एज ए इंटीजर अगर हम इनको देखें, तो सी आउट के थ्रू अगर हम एज 1 प्लस एज 2 करेंगे, तो दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो वही सेम अगर लोकल वेरिएबल की बात करें, तो लोकल वेरिएबल वो जैसे हमने कोई भी बाउंड्री लिया और इस बाउंड्री में हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। मैंने लिखा इंट ए, मैंने यहाँ लिख दिया इंट बी। तो ये जो दोनों वेरिएबल हैं ये अपनी बाउंड्री के अंदर में डिक्लेयर्ड है, इस वजह से ये अपनी बाउंड्री के लिए कैसे हो गए? लोकल हो गए। अब इनको इस बाउंड्री से बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अगर कोई भी वेरिएबल ग्लोबल है तो उसको हर कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्वियसली अगर हमारे घर के अंदर में, हमारी बाउंड्री के अंदर में कोई पार्क है तो वो हमारे लिए लोकल है। अगर वो हमारे घर की बाउंड्री से कहीं बाहर है तो वो सबके लिए ग्लोबल होता है, राइट। कोई ऐसा ग्लोबल पार्क किसी के घर में तो होता नहीं है। तो सेम एज जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बाउंड्री में डिक्लेयर नहीं करते हैं, उनको बाउंड्री से बाहर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। लोकल वेरिएबल की सबसे पहले बात कर रहा है, डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक। वो वेरिएबल जो कि हम किसी फंक्शन और ब्लॉक के अंदर में बनाते हैं, वही सेम चीज। अगर ब्लॉक से आप समझ जाओ या फंक्शन से कि किसी भी दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में, ठीक है, दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आंख बंद करके हम कह देंगे कि वो वेरिएबल कैसा है? लोकल वेरिएबल है। ओनली एक्सेसिबल देयर। अब इसका बाउंड्री सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना सा। इससे बाहर अगर मैं कोई दूसरा बाउंड्री भी बना दूं और यहाँ ए या बी को एक्सेस करना चाहूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम यहाँ पे इनको एक्सेस नहीं कर सकते। वही सेम कि ये एक हमारा बाउंड्री है, ये हमारे बाउंड्री के अंदर में कोई भी जगह हमारे पास है, और ये कोई किसी का दूसरा घर है, किसी की दूसरी बाउंड्री है, तो ऐसा थोड़ी वो हमारे घर की चीजों को एक्सेस कर सकता है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ग्लोबल वेरिएबल क्या कर रहा है? वो वेरिएबल जो कि किसी भी फंक्शन बाउंड्री से बाहर डिक्लेयर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था मेन फंक्शन, तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा हुआ इंट मेन, और ये हमारे पास एक मेन नाम से फंक्शन है। एक तो हमने इसके अंदर में कोई वेरिएबल लिख दिया इंट ए, एक वही से मैंने बाहर वेरिएबल लिख दिया इंट ए। तो यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है, दिस इज लोकल वेरिएबल एंड दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो कि किसी भी बाउंड्री के अंदर में नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे एक और बाउंड्री बना दूं, मैंने ये एक और बाउंड्री बना दिया और यहाँ मैंने बी नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ऐसा तो हम नहीं लिखते हैं, कुछ हम नाम दे देते हैं इसको। मैंने लिख दिया वॉइड फन, और इस तरीके से ये मैंने दूसरा बाउंड्री बना दिया और इसमें मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट बी। तो ये वेरिएबल भी एक बाउंड्री के अंदर में आ रहा है, एक बाउंड्री के अंदर में है, तो इस वजह से ये वेरिएबल भी कैसा है? बी नाम का लोकल है, लोकल फॉर दिस बाउंड्री, है ना। और ये ए नाम का वेरिएबल लोकल है मेन फंक्शन की बाउंड्री के लिए।
और ये ए हर जगह एक्सेसिबल होगा, यानी कि मैं इस ए को इस बाउंड्री में भी एक्सेस कर सकती हूँ और इस ए को मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर सकती हूँ, हर जगह वो एक्सेसिबल होगा, कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको शो किया हुआ है, देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास वो दो स्टेटमेंट है जो कि हमें अभी कोई मतलब नहीं है इनसे। ये हमारे पास आ गया अपना मेन फंक्शन, जो कि हमें हमेशा देखने को मिलेगा। मेन फंक्शन के अंदर में हमने एक लोकल वैर नाम से वेरिएबल बनाया, ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है, साथ में इसको वैल्यू भी असाइन कर दिया। तो क्योंकि ये वाला वेरिएबल एक बाउंड्री के अंदर में है, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल। और क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है हमने किसी भी बाउंड्री के अंदर में नहीं बनाया इसको, तो इस वजह से ये वाला वेरिएबल कैसा हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब दोनों को हम प्रिंट करवा रहे हैं, दोनों का वैल्यू, तो लोकल वैर का वैल्यू हमारे पास 10 है, ग्लोबल वैर का वैल्यू हमारे पास 50 है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा चीज, ये चीज याद रखना कि जैसे कि अभी मैं बता देती हूँ ताकि बाद में आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज करो कि मैंने इस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर किया ही नहीं, मैंने इसको यहाँ डिक्लेयर किया, मैंने लिखा इंट लोकल वैर और इसको मैंने 10 असाइन कर दिया यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि कंपाइलर टॉप टू बॉटम अप्रोच पे वर्क करता है, तो वो आया और वो आया इस वाले स्टेटमेंट पे, सी आउट पे। अब उसने देखा कि हम कोई वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ हमने लिखा है लोकल वैर। आगे वाला चीज भूल जाओ, क्योंकि देखो जैसे हमें फ्यूचर नहीं दिखाई देता, तो वैसे ही कंपाइलर जिस स्टेटमेंट पे है जो वो पहले देख के आ चुका, उसको सिर्फ उतने ही कोड के बारे में पता है, आगे नहीं देख सकता वो, तो वो सिर्फ यहीं तक है। अभी तक क्या हमारे पास कोई लोकल वैर नाम से कोई वेरिएबल था, नहीं था, हमने तो बाद में लिखा हुआ है, तो वो पहले यही रुक जाएगा और वो यहाँ पे जो है रेड अंडरलाइन शो कर देगा और वही सेम एरर जनरेट करेगा, दैट लोकल वैर आइडेंटिफायर इज अनडिफाइंड। तो मतलब समझ आया कि जो ये लोकल वैर नाम का वेरिएबल है, क्यों अभी भी हमने इसी बाउंड्री के अंदर में इसको डिक्लेयर किया है, बट ये फिर भी यहाँ एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? डिक्लेयर करने के बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, डिक्लेयर करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि कंपाइलर टॉप टू बॉटम अप्रोच पे वर्क करता है और जब भी वो इस स्टेटमेंट पे आएगा, उससे पहले अगर उसको वो वेरिएबल मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो वो एरर जनरेट कर देगा, वो आगे वाले लाइन को चेक नहीं करेगा, चाहे आपने जस्ट बाद में ही क्यों ना लिख दिया हो, है ना। तो हमेशा यहाँ पे हमने, क्योंकि इसको पहले डिक्लेयर किया था, डिक्लेरेशन के बाद हम प्रिंट करवा रहे थे, इस वजह से हमारे पास कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा चीज, ग्लोबल वेरिएबल पे भी सेम चीज अप्लाई होती है। सपोज करो इससे पहले हमने कोई फंक्शन बाउंड्री बनाई हुई है और यहाँ हम सी आउट करवाने की कोशिश करते हैं ग्लोबल वैर को। किसको? ग्लोबल वैर को। अब कंपाइलर आया यहाँ पे और उसने देखा सी आउट कर दो ग्लोबल वैर, पर उसको ग्लोबल वैर नाम से तो कोई वेरिएबल अभी तक मिला ही नहीं, वो तो इसके नीचे डिक्लेयर है, पर नीचे का तो वो देखता ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ ऊपर की बात करता है। अभी तक मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो डायरेक्ट एरर जनरेट कर दो। तो ये जो ग्लोबल वैर है, या जितने भी वेरिएबल्स, इवन दैट वेरिएबल इज ग्लोबल और लोकल, जो भी वेरिएबल है वो जो भी टाइप उसका है, अगर हम उसको डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एरर ही जनरेट होगा। हम जब उसको डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन के बाद में हम हमेशा उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, यूज करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारे पास एरर आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आप डिक्लेयर करें, डिक्लेरेशन के बाद में यूज करना है, उससे पहले यूज करने की कोशिश की तो कंपाइल टाइम एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हमने वेरिएबल बनाया, ये हमारे पास लोकल बाउंड्री है, लोकल वेरिएबल की बात करते हैं। लोकल बाउंड्री है, यहाँ मैंने लिखा इंट ए, मैंने सिर्फ अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, अभी तक हमने इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया। अब हम इसको सी आउट करवाते हैं ए को, यानी कि हम इसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, क्योंकि अभी तक हमने तो कोई वैल्यू असाइन किया नहीं है, तो क्या कंपाइलर इसको वैल्यू असाइन कर देगा लोकल को, या ग्लोबल वेरिएबल्स को वो खुद से वैल्यूज असाइन करता है? तो क्योंकि हमने अभी तक कोई भी वैल्यू इसको असाइन नहीं किया, तो अभी के लिए, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, हम बात कर रहे हैं किसकी? लोकल वेरिएबल की। क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है तो इसको जहां पे भी मेमोरी में स्पेस मिलेगा, ये ए को स्पेस मिला। अब देखो रैम के अंदर में हमारा जो मेमोरी है वो बिल्कुल क्लीन अप नहीं होता है,
हो सकता है वहां पे हमने पहले से कोई वैल्यू स्टोर करवा के रखी हुई हो। तो जहां पे भी ए को स्पेस मिला, सपोज वहां वैल्यू है 1 2 4 7 8, ये कोई वैल्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सी आउट के अंदर में जब हम प्रिंट करवा के देखेंगे तो वही सेम वैल्यू 1 2 4 7 8 यही सेम हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? गार्बेज। क्या कहते हैं? गार्बेज वैल्यू। जो चीज हमारे लिए काम की नहीं होती उसको हम गार्बेज कहते हैं। तो क्योंकि ये वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है, हमने तो स्टोर करवाई नहीं, तो ये वैल्यू भी क्या कहला रही है यहाँ पे? गार्बेज, है ना। वहीं पे अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं, ऊपर स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि किसी भी फंक्शन बाउंड्री से बाहर हमने यहाँ पे लिखा, मैंने वेरिएबल बनाया इंट बी, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल को कंपाइलर खुद से वैल्यूज असाइन करता है। याद रखना, ध्यान से सुनना, पूछ लिया हो सकता है पूछ लिया जाए। ग्लोबल वेरिएबल्स को कंपाइलर खुद से वैल्यूज असाइन करता है, बट लोकल वेरिएबल्स को नहीं करता। लोकल वेरिएबल्स में जो भी यहाँ पे हो सकता है, उसके पास में जो भी उसको मेमोरी मिला, जो भी वैल्यू वहां पड़ा हुआ होगा वो ले जाकर उसको प्रिंट करवा देगा, जो कि हमारे लिए कैसा वैल्यू होता है? गार्बेज। बट ग्लोबल वेरिएबल्स को कंपाइलर खुद से वैल्यूज असाइन करता है। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को नोट डाउन कर लेना, स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप है तो वहां पे कोई भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे बी वेरिएबल है, किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, तो इसको क्या असाइन कर दिया जाएगा? 0। अगर वहीं पे वो फ्लोट या फिर डबल टाइप का है, वेरिएबल का टाइप फ्लोट या फिर डबल है, तो उसको 0.0 असाइन किया जाएगा। वहीं पे अगर वो कैरेक्टर टाइप है तो उसको नल जो है असाइन किया जाता है। दिस इज नल कैरेक्टर। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, बट अभी के लिए इतना याद रखना है, नल कैरेक्टर असाइन कर देता है। वहीं पे अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल बूलियन टाइप का है तो उसको क्या असाइन कर देता है? फॉल्स। बूलियन टाइप का है तो बाय डिफॉल्ट क्या असाइन कर देता है? फॉल्स। ये चारों चीजें जो है याद रखना। इंटीजर सॉरी जो लोकल वेरिएबल है उसके बारे में तो सीधा से याद रखो, कोई भी किसी भी टाइप का हो, जो भी गार्बेज वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, बट ग्लोबल वेरिएबल को कंपाइलर खुद से वैल्यूज असाइन करता है। अगर वो इंटीजर टाइप है, जैसे यहाँ पे बी इंटीजर टाइप था, तो हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे बी को तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा 0। वहीं पे अगर इसका टाइप इंट ना हो के फ्लोट या फिर डबल होता तो हमारे पास रिजल्ट आता 0.0। वहीं पे अगर ये कोई कैरेक्टर टाइप होता तो नल आता, बट जो नल कैरेक्टर है वो हमारे पास कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होके नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता हमारे पास, बट होता नल कैरेक्टर है। वहीं अगर ये बुलियन टाइप का होता तो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या आ जाता? फॉल्स आ जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल हम रख सकते हैं। हमारे पास रूल ये कहता है एक बाउंड्री के अंदर में सेम नाम नहीं हो सकते। जैसे कि ये एक घर है, ये कोई दूसरा घर है, इसके अंदर में एक बच्चा है जिसका नाम हमने रख दिया राहुल या राम, कुछ भी रख देते हैं, और इसका इसका नाम भी क्या है? राम। रूल क्या कहता है कि अलग अलग घरों में कोई भी नाम हो, क्या फर्क पड़ता है, बट सेम घर में दो बच्चों के सेम नाम नहीं हो सकते, है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ग्लोबल में रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक बाउंड्री है, अब इस बाउंड्री के अंदर में हमने पहले ही अगर किसी एक नाम को यूज कर लिया, एक को यूज कर लिया हमने, दूसरा वेरिएबल सपोज हमने कैरेक्टर टाइप का बनाया और इसका नाम भी हमने ए रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। एक बाउंड्री में आप दो या हम कह सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स का नाम सेम नहीं रख सकते। वहीं पे अगर हमारे पास कोई दूसरा बाउंड्री होता, यहाँ पे ए नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वापस से ए नाम मत रखो, इसी बाउंड्री में ग्लोबल वेरिएबल का नाम आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्लोबल वेरिएबल जैसे मैंने दो बनाए, एक कैरेक्टर टाइप का भी बनाया, उसका नाम भी ये रख दिया, ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, बाउंड्री सबकी अलग होनी चाहिए, सेम नाम हो सकते हैं बट एक बाउंड्री के अंदर में मल्टीपल वेरिएबल्स के सेम नाम नहीं हो सकते। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू हमने देख लिया कि क्या होता है? गार्बेज वैल्यू होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। अब इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी तक हमने बात करी थी
हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने डिक्लेयर किया a नाम का वेरिएबल, फिर हमने इसको कोई वैल्यू असाइन कर दिया, हमने असाइन कर दिया 10, तो a मेमोरी में बनेगा, इसको असाइन हो गया 10, फिर हमने इसका वैल्यू 10 से 20 कर दिया बाद में, तो 10 चला जाएगा, अब इसका वैल्यू आ गया 20। सपोज आगे जाके फिर हमने वैल्यू चेंज कर दिया, अब हमने इसका वैल्यू 30 कर दिया, तो 20 चला जाएगा, 30 आ जाएगा। कितनी बार भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू हम फिक्स करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी बाद में आके उसको जो वैल्यू है वो चेंज करे, तो इस चीज के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उस वेरिएबल को कैसा बनाएंगे, कांस्टेंट बनाएंगे। लोकल वेरिएबल के पास सेकेंड टाइम अगर जाएगा तो चेंजेबल वैल्यू देगा या प्रीवियस असाइन वैल्यू ही देगा। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। कंपाइलर की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, लोकल वेरिएबल के पास सेकेंड टाइम अगर जाएगा चेंजेबल, अच्छा यहाँ अगर हम जाएंगे, ऐसा कहने की कोशिश करो, इसी में पूछा या पहले किसी में पूछा था? अगर जैसे यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हम बात करें तो अभी तक a का कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकता है क्योंकि हमने कुछ असाइन नहीं किया। आगे आके हमने इसको 10 असाइन कर दिया, तो इस वाले स्टेटमेंट से ऊपर यहाँ तक इसके बीच में यहाँ तक इसका वैल्यू क्या रहेगा, 10 रहेगा। उसके बाद में इसका वैल्यू 20 हो गया, फिर 30 हो गया। अब इसके नीचे जब भी a को यूज कर रहे होंगे तो a का वैल्यू 30 होगा, है ना। थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखो इसको, थोड़ा सा मैं समझी नहीं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। कांस्टेंट वेरिएबल जो है एक ऐसा वेरिएबल होता है हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर इट इज इनिशियलाइज्ड। कि हम एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने इसका नाम रखा नम, कुछ भी नाम हम रख सकते हैं। एक बार मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दिया, अब मैं चाहती हूँ हम इसको बार बार, या हम कह सकते हैं वापस हम इसको चेंज ही ना कर पाए, ऐसा हम कुछ करें, है ना। तो जैसे कि हम इसको चेंज करने की कोशिश करें तो कंपाइलर यहाँ पे एरर जनरेट कर दे कि दिस इज रीड ओनली वेरिएबल, आप इसको सिर्फ अब आगे रीड कर सकते हो, आप इसमें वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हम इस वेरिएबल को कैसा बनाएंगे, कांस्टेंट बनाएंगे, जिसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। तो डिक्लेरेशन सेम वही नॉर्मल वेरिएबल की तरह, बट सिर्फ एक जो कीवर्ड है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा एंड दैट इज कॉन्स्ट कीवर्ड। अब ये कॉन्स्ट कीवर्ड, जैसे पहले हमने कॉन्स्ट लिख दिया फिर डेटा टाइप लिख दिया, ऐसे भी हो सकता है पहले हम डेटा टाइप लिख दें फिर हम कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दें फिर अपना वेरिएबल नेम लिख दें, ऐसा भी हो सकता है। बोथ आर वैलिड, ठीक है। बट याद रखना, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी, अब आप बाद में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ऐसा अब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा। इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन के साथ में ही हमें इसको वैल्यू जो है वो असाइन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने लिखा इंट, हमने लिखा कॉन्स्ट, हमने लिखा ए और ऐसा हमने लिख के छोड़ दिया। जैसे ही कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया, ये वेरिएबल नॉर्मल तो रहा नहीं, अब ये कैसा बन गया, कांस्टेंट वेरिएबल बन गया। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है तो आपको यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, डिक्लेरेशन के बाद में आप वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट इंट नम और मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं इसको अब वैल्यू असाइन करने की कोशिश करूंगी तो अब तो एरर जनरेट हो जाएगा कि नम तो सिर्फ और सिर्फ कैसा वेरिएबल है, रीड ओनली वेरिएबल हो गया ना। अब तो ये आप वैल्यू तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसको यहीं पे। अगर हमें इन फ्यूचर इसका वैल्यू चेंज करना है तो यही इसी स्टेटमेंट पे आओ, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पे, और यहीं पे वैल्यू को चेंज करो, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है वो हम जब कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे तब एक बार और इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो हमेशा याद रखना है जब भी हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का हम यूज करेंगे, डिक्लेरेशन के साथ में ही उसको वैल्यू असाइन करेंगे, और बाद में अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कॉन्स्ट इंट एक्स और इसको हमने असाइन कर दिया 10, तो ये x नाम का वेरिएबल बन गया जो कि कांस्टेंट टाइप का है, वैल्यू हो गया इसका 10। अब हम इसको वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा, कैन नॉट मॉडिफाई अ कांस्ट वेरिएबल, ठीक है।
वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट करवाएंगे तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो 10 हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, तो फटाफट से आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन को देखो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जो है वो कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। इन सब में से कौन सा ऐसा नाम है जो कि वैलिड है। ऑप्शन है 4 आपके पास, इनमें से वेरिएबल आइडेंटिफायर वाले रूल को या फिर वेरिएबल वाले रूल को ध्यान में रखते हुए बताओ कि इन चारों में से कौन सा वैलिड है। ऑप्शन सी, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, वेरिएबल नेम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या हम किसी वेरिएबल का नाम टू वैल्यू रख सकते हैं या वैल्यू अंडरस्कोर टू रख सकते हैं या फ्लोट रख सकते हैं या फिर माई स्पेस वेर हम रख सकते हैं। आपको आइडेंटिफायर वाला एक रूल याद है कि जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं उनको हम कभी भी एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे। क्या फ्लोट हमारे पास कीवर्ड नहीं होता? फ्लोट डेटा टाइप के लिए होता है ना, तो ये तो कीवर्ड हो गया हमारे पास, तो कीवर्ड तो हम वैसे यूज नहीं कर सकते, ये तो सीधा सीधा ही चला गया, इसको तो यूज कर ही नहीं सकते हम। दूसरा, स्पेस नहीं हो सकता, पूरा नाम एक साथ होना चाहिए, स्पेस नहीं हो सकता। अगर आपको दोनों को अलग अलग करना है अंडरस्कोर यूज कर लो, बट स्पेस इज नॉट अलाउड, ये भी इनवैलिड है। दूसरा रूल कहता था कि अगर आपने 0 to 9 डिजिट्स को यूज करना है तो यूज कर सकते हो, बट एक एक्सेप्शन था, नोट एज अ फर्स्ट लेटर, पहला लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए, तो ये भी इनवैलिड है। बचा कौन? वैल्यू अंडरस्कोर टू। तो किस किस का आंसर करेक्ट है? राम, जायद अहमद और सुशील। ठीक है, सुशील आपने पहले सी भी बताया था। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल इंट वेरिएबल इन C++ इफ अनइनिशियलाइज। क्या कह रहा है? हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, मैंने लिख दिया इंट ए, ग्लोबल वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल अनइनिशियलाइज है, यानी कि अभी तक हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो हमारे पास रिजल्ट में क्या प्रिंट होके आएगा? 0 या कोई गार्बेज वैल्यू या फिर नल या फिर 1? बताओ फटाफट से। गार्बेज वैल्यू आएगा। ध्यान से देख लेना, ग्लोबल वेरिएबल की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। क्लास को शेयर करो जितना हो सके, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। हमने अभी भी बात करी, अगर हमारे पास लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल का वैल्यू गार्बेज आता है, बट अगर वेरिएबल ग्लोबल है तो कंपाइलर उनको खुद से वैल्यू असाइन करता है। अगर वो इंटीजर टाइप का है तो उसको 0 असाइन करेगा, फ्लोट या फिर डबल टाइप का है तो 0.0 असाइन करेगा, कैरेक्टर टाइप है तो नल कैरेक्टर असाइन करेगा, और अगर वो बूलियन टाइप का है तो फॉल्स असाइन करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऐसा वेरिएबल हमें बनाना है जिसका वैल्यू हम चेंज ना कर सके, उसके लिए कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे इन सब में से? बताओ, इसमें से कौन सा कीवर्ड हम यूज कर रहे होंगे? बिल्कुल सही, हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? कॉन्स्ट कीवर्ड। अगर हमें किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है जिसको हम चेंज ना कर सके, कैन नॉट बी चेंज्ड, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट, तो कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे? कॉन्स्ट कीवर्ड। आगे बढ़ते हैं,
विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन इन C++? जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? यू मस्ट इनिशियलाइज अ वेरिएबल व्हेन डिक्लेयरिंग इट। अब देखो, जो वर्ड्स हैं उनका मतलब आपको समझ आना चाहिए। इनिशियलाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए, डिक्लेयरिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखो वापस पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? यू मस्ट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब आपको वैल्यू असाइन करना है टू अ वेरिएबल व्हेन डिक्लेयरिंग इट। जब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन के टाइम पे आपको वैल्यू असाइन करना ही करना है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है वेरिएबल नेम कैन बिगिन विद अ डिजिट, कि वेरिएबल नेम जो है वो डिजिट से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा कह रहा है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब अगर जैसे हमने किसी भी वेरिएबल का नाम यूज इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया और यूज ऐसे कर रहे हैं, तो कंपाइलर इसको पहचानने से मना कर देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए स्मॉल और कैपिटल लेटर्स अलग है। यू कैन यूज स्पेस इन वेरिएबल नेम। आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख रहे हैं उसके बीच में आप स्पेस को यूज कर सकते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट है? मस्ट का मतलब क्या होता है? कि जरूरी है। मस्ट मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना करने का, आपको करना ही पड़ेगा। तो मस्ट इनिशियलाइज, कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको इनिशियलाइज करना ही करना है, आपके पास कोई चॉइस छोड़ी नहीं इसने। फोर ए का, अच्छा फोर्थ का ए, अच्छा ठीक है। देखो हमारे पास चॉइस है कि हमने डिक्लेयर किया, हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, हम चाहें तो इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि हमें, जैसे कांस्टेंट वेरिएबल की बात करें, वहां ये रूल बिल्कुल सही है कि हाँ, आप जब डिक्लेयर कर रहे हो डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आपको वैल्यू असाइन करना है, आपके पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। बट नॉर्मल वेरिएबल के केस में हमारे पास जरूरी नहीं है, ये वर्ड अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि मस्ट करना ही करना है, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आप उसको वैल्यू असाइन करो, ऐसा तो कोई रूल हमारे पास है ही नहीं, जरूरी नहीं है। नेम जो है वो डिजिट से स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम के अंदर में स्पेस हो सकते हैं। मैंने लिखा num1 मुझे नाम रखना है, एक तो मैं कुछ ऐसे लिखूं या फिर मैं दोनों में स्पेस रख दूं num1, तो ये तो वैलिड होगा ही नहीं ना, स्पेस तो आपको रखना ही नहीं है। केस सेंसिटिव होते हैं, ये बिल्कुल सही कहा। अगर आपने किसी वेरिएबल को कुछ इस तरीके से असाइन किया, यूज अलग तरीके से कर रहे हो, तो केस सेंसिटिव की वजह से कंपाइलर इसको पहचानने से मना कर देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, हाँ कैन होता तो सही होता, वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता। व्हाट इज दिस स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन इनसाइड अ फंक्शन? यहाँ पे समझो, किसी भी फंक्शन के अंदर में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप क्या होता है? स्कोप के नाम पे दो ही चीजें होती हैं, एक लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है। तो अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, वेरिएबल के सॉरी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो उसका क्या स्कोप हमारे पास होगा? बिल्कुल सही, लोकल होगा। और वहीं ये ब्लॉक और फाइल ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, बचा ग्लोबल। अगर आपने किसी फंक्शन बाउंड्री से बाहर डिक्लेयर किया है तो वो कैसा होता है? ग्लोबल होता है, बट अगर फंक्शन बाउंड्री के अंदर है तो वो लोकल होगा। अब यहाँ पे ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इसका जो आपको आंसर है वो आपको प्रिडिक्ट करना है। तो हमने साइज ऑफ की कल बात करी थी कि साइज ऑफ क्या करता है, इसके अंदर में आप जो भी डेटा टाइप नेम लिखते हैं या कोई वैल्यू लिख देते हैं तो ये क्या करता है, उसका साइज रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा लॉन्ग डबल डेटा टाइप, तो इसका क्या साइज हमारे पास होता है लॉन्ग डबल का? आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं, इवन अगर कोई प्रोग्रामिंग भी सीखना चाहता है, तो आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो, वो भी और ज्यादा अच्छा सीख सके। डी बिल्कुल करेक्ट, 16। क्या साइज होता है लॉन्ग डबल का? 16 बाइट। ओके, आगे चलते हैं।
इसका क्या हमारे पास रिजल्ट होगा, यहाँ पे वेरिएबल का टाइप है बूलियन, नाम हो गया x और ये हमने उसको एक वैल्यू असाइन किया है। अब इनके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा 5 इक्वल्स टू 5, इसका अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, क्योंकि 5 5 के इक्वल होता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ट्रू। अगर हमने कुछ ऐसा लिखा 5 इज ग्रेटर देन 7, तो क्योंकि ये नहीं होता है तो इस वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, राइट। और क्योंकि हमारे पास बूलियन डेटा टाइप है x नाम से, और उसमें तो हम बूलियन डेटा टाइप में तो हम ट्रू या फॉल्स स्टोर करवाते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 5 क्या 5 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका रिजल्ट आया ट्रू, और अब इस x को क्या असाइन कर दिया जाएगा, ट्रू। तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, अब इसके बारे में बताना है, इसका क्या रिजल्ट हमारे पास होगा। ये एक a नाम से वेरिएबल है, ये भी a नाम से वेरिएबल है, और हम a को प्रिंट करवा रहे हैं। अब बताओ रिजल्ट क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अच्छा, टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे इस कोड में, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं हमारे पास यहाँ। यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, श्यामली गुप्ता, 1 नहीं है 2 है। देखो डिक्लेरेशन को ध्यान से समझो पहले आप लोग। डिक्लेरेशन के टाइम पे हम किस तरीके से समझेंगे कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो जैसे मैंने लिखा इंट a और मैंने इसको 5 असाइन कर दिया, फिर मैंने लिखा a को 6 असाइन कर दो, तो यहाँ देखो डिफरेंस है दोनों में, ये एक ही वेरिएबल की बात हो रही है। यहाँ पे यहाँ हम इसी एक की बात कर रहे हैं, हमने इसको वापस से डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर कब करते हैं, जब आपको डेटा टाइप दिखे। वेरिएबल नेम से पहले अगर हमने डेटा टाइप लिखा हुआ है, इट मींस वी आर डिक्लेयरिंग दैट वेरिएबल, तो वो कोई दूसरा वेरिएबल कंसीडर होगा। बट फॉर नाउ यहाँ हम इसको इसी पहले वाले को यूज कर रहे हैं। इस पहले वाले के पास पहले 5 वैल्यू था, अब हमने इसको 6 असाइन कर दिया। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐसा लिखा होता वापस से इंट a इज इक्वल टू 10, तो अब एक और वेरिएबल बनता। बट वही अगर सेम स्कोप की हम बात कर रहे हैं तो ये तो इनवैलिड ही हो जाता। सेम बाउंड्री में 2 वेरिएबल का सेम नाम नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a और इसको 5 असाइन कर दिया, तो ये हमारे पास बना a वेरिएबल जिसका वैल्यू हो गया 5। तो कैसे हमने पता किया कि ये डिक्लेरेशन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखा हुआ है, देन वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, तो ये डिक्लेरेशन है। यहाँ पे भी हम इसको डिक्लेयर ही कर रहे हैं, ये कोई दूसरा वेरिएबल है। और क्योंकि ये वाला एक बाउंड्री के अंदर है और ये किसी भी बाउंड्री से बाहर था, तो ये वेरिएबल कैसा हुआ, ये ग्लोबल हुआ, और ये वाला कैसा हो गया हमारे पास, लोकल। तो ये वेरिएबल जो कि एक और वेरिएबल है a नाम से जिसका वैल्यू है 10, तो ये कैसा है, लोकल। अब देखो, अब जैसे कि हम बात करें कि हमारे घर के अंदर में हम अपने किसी भी फ्रेंड को हम अपने घर पे लेके आए, है ना। तो अब हमारी जो मम्मी है वो किसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगी, हमें या फिर हमारे फ्रेंड को, क्योंकि सगा तो सगा ही होता है, अपना अपना ही होता है ना। घर का सदस्य ही है और बाहर वाला ही है। तो इसी वजह से वो हाई प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, ऑब्वियसली हमें ही रखेंगे। आप कुछ कहेंगे दोस्त को ठीक है, वो बात सही है। अगर हम दोस्त का ऑप्शन हटा दें, क्योंकि मुझे पता था यही आंसर आने वाला है, तो अगर हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, अगर वहीं पे पापा के दोस्त हो तो, है ना, तो वो पापा के दोस्त को हाई प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, वो पापा को हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे, है ना। ऐसा हम समझ सकते हैं। या फिर ऐसा समझ लो कि एक तरफ मम्मी की बहन है और दूसरी तरफ पापा की बहन है, तो वो हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, खुद की बहन को, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये हमारे पास बाउंड्री था, इस बाउंड्री के पास खुद का ए नाम का वेरिएबल है, तो जब भी हम इस ए को यूज करेंगे तो ये कौन से ए की बात कर रहा होगा, खुद वाले ए की बात कर रहा होगा, है ना। और दूसरे को तो देखेगा ही नहीं। अगर ऐसा होता कि ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया होता, है ना,
सिर्फ हम a को 10 असाइन कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक a वेरिएबल है जिसका वैल्यू पहले 5 था, अब हमने उसी को 10 असाइन कर रहे हैं। ये डिक्लेरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डेटा टाइप हटा दिया, अब हम उसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, पहले वाले की। तो अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये उठा के उसी को प्रिंट करवा रहा होगा, बट क्योंकि अभी के लिए इसके पास खुद का अपना वेरिएबल है a नाम से और जिसका वैल्यू 10 है, तो इसी वजह से ये अपना वैल्यू जो है, अपने वेरिएबल का वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रहा होगा। आंसर सही किया आप लोगों ने, बट रीजन भी पीछे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे, है ना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन C++? यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने वाला? इनिशियलाइजेशन से आप लोग समझ गए होंगे। इनिशियलाइजेशन हमने बात करी थी, इनिशियलाइजेशन जिसमें डिक्लेरेशन भी होता है प्लस असाइनमेंट भी होता है। जब हम दोनों काम एक साथ कर रहे हो, है ना, जब हम डिक्लेयर भी कर रहे हो साथ के साथ में वैल्यू भी असाइन कर रहे हो। बी इज करेक्ट ऑप्शन। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके वैल्यू असाइन कर दिया, बात खत्म, है ना। आगे बात करते हैं। विच व्हाट विल दिस कोड प्रिंट? इस कोड का रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप लोग देखो इसको, समझो खुद से और आंसर करो क्या हमारे पास रिजल्ट होने वाला है। वैसे तो टाइम हो चुका है, बट हमारे पास कितने क्वेश्चंस बचे? 2-4 बचे, कवर कर ही लेते हैं, है ना। आंसर करो क्या रिजल्ट होगा? गार्बेज। देखो अब ध्यान से समझते हैं इसको। पहले तो मुझे ये बता दो इस कोड में टोटल वेरिएबल कितने हैं। सबसे पहले तो मुझे ये आंसर करो, इस कोड में जो कि सिर्फ 4 लाइन का कोड है, इस कोड में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। तो यहाँ पे सबसे पहला x नाम का वेरिएबल है, तो ये हमने बना लिया अपना x वेरिएबल जिसका वैल्यू है 7। अब हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया y नाम से, ये हो गया y नाम का वेरिएबल जिसको हमने x असाइन किया। अब ये x क्या है? x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का वैल्यू तो y को असाइन होगा ना, तो x का वैल्यू क्या था? 7, तो 7 ही जाके y को असाइन हो जाएगा, सिंपल सा है। हमने वापस से समझो इस चीज को, इधर बना देती हूँ मैं इसको, y और इसको भी 7 असाइन होगा। ये है y वेरिएबल, एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, हमने यहाँ लिखा x। जब हम सी आउट में किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वेरिएबल का नाम थोड़ी जाके प्रिंट होता है, क्या प्रिंट होता है? उसका वैल्यू। तो यहाँ पे भी सेम एज हम x को असाइन कर रहे हैं, तो y को जाके x असाइन नहीं होगा डायरेक्ट x जाके असाइन हो गया, x का वैल्यू जाके असाइन होगा। x का वैल्यू क्या है? वो तो 7 है, तो 7 जाके असाइन हो जाएगा, तो y का वैल्यू भी क्या हो गया? 7। आगे चलते हैं, आगे जाके हमने x का वैल्यू जो है वो चेंज कर दिया और x को क्या असाइन कर दिया? 10, तो 7 से ये हो गया 10। अब हम y को प्रिंट करवा रहे हैं, तो y का रिजल्ट अब हमारे पास क्या होगा? तो हम देख पा रहे हैं x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 7 है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि हमने y को x असाइन किया था तो पहले x का वैल्यू 7 था तो y को 7 असाइन हो गया, जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाएगा। नहीं, y के पास वही रहेगा जो हमने उसको असाइन किया है। अगर हम बाद में वापस से y को चेंज करें, y को वापस से x असाइन करें, तो जाके उसका वैल्यू चेंज होगा, बट अभी के लिए नहीं होगा। तो x का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है 10, y पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 है। B इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? फटाफट से इसका आंसर करो, यहाँ पे क्या हमारे पास रिजल्ट होने वाला है? जल्दी जल्दी से आंसर करो, ध्यान से देखना कॉन्स्ट को। सी आउट x हो जाए तो 10 हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। x को प्रिंट करवाएंगे तो x का वैल्यू तो 10 है हमारे पास। देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक x का वैल्यू 7 था, आगे आके हमने x का वैल्यू चेंज कर दिया, और ये वाला स्टेटमेंट कब है? इससे बाद में, अगर हम यहाँ x का वैल्यू प्रिंट करवा दें तो
तो हमने x का वैल्यू पहले क्या चेंज किया था 10, तो 10 ही आएगा, है ना, पहले वाला उठ के नहीं आएगा, पहले वाला तो जा चुका है, अब वो आ ही नहीं सकता वापस पहले वाला वैल्यू। तो 15 आंसर आएगा, देख लेना एक बार और। क्या कोई गलती नहीं की हमने यहाँ? कैसा वेरिएबल है ये? कांस्टेंट टाइप का। कांस्टेंट टाइप का मतलब अब वो फिक्स हो गया, हम उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस x का वैल्यू हमने चेंज करने की कोशिश की है, कर रहे हैं ना चेंज, तो एरर आएगा। एरर कौन सा होगा? कंपाइल टाइम एरर। कंपाइलर यहीं पे रेड अंडरलाइन शो कर देगा और कहेगा दिस वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। क्या? और ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन C++ वेरिएबल नेम। C++ वेरिएबल नेम के अंदर में इनमें से क्या है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते? रन टाइम एरर जब हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है तब आता है, बट जब हम अपना कोड लिख ही रहे हैं तो कंपाइलर जो है आज के टाइम पे जो भी IDE हम यूज करते हैं, IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ये हमारे पास एक टूल होता है जहां हम डेवलपर्स अपना कोड लिखते हैं बैठ के, ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं मैसेज शेयर करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, है ना, वैसे ही IDE हमारे पास एक टूल है, नाम नहीं है इसका ID जो टूल है उसी को हमने कह दिया ID। वैसे हम यूज कर लेते हैं VS कोड या फिर और भी काफी सारे हैं हमारे पास। तो आज के टाइम पे जो कंपाइलर है वो साथ के साथ में रन करता है। पहले हम टर्बो C++ नाम का एक IDE यूज करते थे, टर्बो C++, तो उसमें हमें पहले कोड लिखते, फिर जाके हम उसको कंपाइल करते, फिर हमें पता लगता अच्छा ये सारी गलतियां हमने कर दी। बट अब जो VS कोड है उसमें साथ के साथ में कंपाइलर काम करता है, साथ के साथ में वो हमारे कोड को कंपाइल करता हुआ चलता है, तो उसको साथ में पता लग जाता है कहाँ हमने एरर किया है कहाँ नहीं किया है ना। तो उस टाइम पे जब हम कोड लिख ही रहे हैं तो कंपाइल टाइम पे जो एरर आता है वो कंपाइलर निकालता है। बट अगर हमारा कोड एरर फ्री हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन फाइल तो तभी बनेगी ना जब हमारा कोड एरर फ्री है, बिल्कुल एरर फ्री होने के बाद, उसके बाद जब हम एप्लीकेशन फाइल बनाते हैं, जब वो रनिंग स्टेज में होती है, तब आते हैं रन टाइम एरर्स। अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर बिल्कुल सही कह रहा है, स्पेस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। S2 वैल्यू है, अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल है, अल्फाबेट तो है ही, डी नहीं है, स्पेस क्या कहना चाह रहे हो? अगर हम किसी भी वेरिएबल नेम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल नेम रखना है रोल नंबर, तो अगर हम कुछ ऐसा रखने की कोशिश करते हैं, मैंने लिखा रोल नंबर, एक तो ये मैंने लिखा, एक मैंने लिखा रोल और नंबर, तो ये स्पेस जो है वो इनवैलिड होता है, ठीक है, तो स्पेस आप यूज नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबसे पहला कह रहा है वेरिएबल कैन ओनली बी इनिशियलाइज्ड वंस, एक वेरिएबल को हम एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार उसको वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल होल्ड जीरो, कि अगर कोई भी वेरिएबल लोकल वेरिएबल है और वो अनइनिशियलाइज्ड है, यानी कि हमने उसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया, वैल्यू असाइन नहीं किया, तो उसका जो वैल्यू प्रिंट होके आएगा या हम जब भी उसको यूज करेंगे तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? 0। दूसरा है ये। तीसरा कह रहा है ग्लोबल वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज, कि ग्लोबल वेरिएबल्स को खुद से वैल्यूज जो है असाइन कर दी जाती हैं। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज। फोर्थ कह रहा है कि सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना जरूरी है। और इसे पूछा गया था हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा इनमें से? सबसे पहले की अगर हम बात करें, वेरिएबल कैन ओनली बी इनिशियलाइज वंस, कितनी बार भी हम उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार हो। अगर वेरिएबल कांस्टेंट हो तो एक ही बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट अगर वो नॉर्मल वेरिएबल है, हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन के बाद में 10 असाइन कर दिया, फिर हमने इसको 20 असाइन कर दिया, जब तक हम चाहे इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है अनइनिशियलाइज लोकल वेरिएबल होल्ड 0, कि अगर कोई भी लोकल वेरिएबल है
और उसको हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, वैल्यू असाइन नहीं किया, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा। नहीं, कौन सा होता है? गार्बेज। कौन सा होता है? गार्बेज। 0 तो किसका होता है? ग्लोबल वेरिएबल का। ये सही कह रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज किए जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। ग्लोबल वेरिएबल्स को कंपाइलर खुद से वैल्यू जो है असाइन कर देता है। लास्ट कह रहा है ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज, कि सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने लिखा इंट ए, अगर आपके पास वैल्यू है तो इनिशियलाइज कर दो, नहीं है तो मत करो। हमने लिखा इंट बी, वैल्यू है तो इनिशियलाइज कर दो, नहीं है तो मत करो। कंप्लीट कोड में मत करो वैल्यू इनिशियलाइज, कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ रीड ओनली वेरिएबल, कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल को रीड ओनली वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे? रैंडमली, कॉन्स्ट, स्टैटिक या फिर ऑटो? कौन सा कीवर्ड आप इन सब में से यूज करेंगे? रैंडमली, ऐसा तो कोई कीवर्ड ही नहीं पढ़ा हमने। कॉन्स्ट, 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 कॉन्स्ट। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फिक्स करना है, आपको उसको कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है, उसके लिए आप कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहला रूल है कि आप उसको कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर करें, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू असाइन करें। नहीं करेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा और बाद में आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट वेरिएबल। आगे चलते हैं। Which of the following is a correct statement about declaring multiple variables? अगर आपको एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो उनमें से इन सब में से कौन सा करेक्ट है? उस चीज के लिए इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? देख के बताओ फटाफट। बी, ओके, बिल्कुल सही कहा, बी होता है। बी क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हैं, हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं और एक ही बार लिखते हैं। इस तरीके से हम दो दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखेंगे स्टार्टिंग में, फिर इनको कोमा के थ्रू सेपरेट करते हैं, स्पेस के थ्रू सेपरेट नहीं करते, है ना। यहाँ पे ये x है, इंटीजर टाइप है, y भी इंटीजर टाइप ही है, बट इसको हमने तो कुछ और ही असाइन कर दिया, तो इंटीजर वैल्यू असाइन करते तो सही होता। ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने इंट x डिक्लेयर कर दिया, y डिक्लेयर कर दिया, अब हमारे पास इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू है असाइन करने को, तो हमने असाइन कर दी, नहीं है तो मत करो, है ना। हमने लिखा इंट ए को वैल्यू हमने 10 असाइन कर दिया, फिर बी को 20 असाइन कर दिया, फिर सी को 30 असाइन कर दिया। इस तरीके से हम वैल्यूज जो है असाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम पे, अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उस केस में। आगे आई थिंक ये हमारे पास लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड आउटपुट? इस कोड का हमारे पास क्या आउटपुट होने वाला है? तो ये तो शायद हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना। तो ये ए है, वही दोस्त वाला जो एग्जांपल हमने लिया था। ए वेरिएबल है, 10 इसका वैल्यू है, ए का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, 10 ही प्रिंट होके आएगा, वो तो ग्लोबल है तो उसको तो ये ध्यान ही नहीं देगा। आगे बात करते हैं, इसका हमारे पास क्या रिजल्ट होने वाला है यहाँ पे बताओ। और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अपना क्लास यहीं पे एंड कर देंगे। मीडियम पे हम तब पहुंचते हैं जब हम बिगिनर लेवल को क्रॉस कर लेते हैं, है ना। तो पहले छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, देन हम मीडियम लेवल पे आएंगे, फिर हम हार्ड लेवल पे भी आएंगे। बट अभी के लिए क्योंकि हमारा प्रैक्टिस ही चल रहा है, और अगर हमने स्टार्टिंग में ही फोकस नहीं किया, अगर हमने यही चीज़ें सीख ली ना, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तो इजीली से सॉल्व कर ही लोगे। सबसे ज़रूरी होता है बिगिनिंग फेज। बिल्कुल सही कहा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कमेंट स्टेटमेंट है। कमेंट का मतलब है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो इसको तो भूल ही जाओ कि ये लिखा भी हुआ है, ये सिर्फ आपको दिख रहा है, ठीक है। कंपाइलर के पास ये जाता ही नहीं है कभी भी, तो ये हमारे कोड का स्टेटमेंट नहीं कंसीडर होता, तो भूल जाओ कि ये है भी। कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, इसका टाइप है इंटीजर, नाम है x, वैल्यू असाइन कर दिया, 5 प्रिंट करवा रहे हैं, 5 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये कमेंट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से हम डबल स्लैश के थ्रू आगे जो भी हम लिखेंगे वो क्या कंसीडर होता है? कमेंट कंसीडर होता है, ठीक है। अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो उसके लिए हम इन सब को यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो भी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप लोग फटाफट से
पूछ सकते हो। और जो कूपन कोड है वो सिर्फ आज ही के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से जाके, आज लास्ट डेट है, रिचा 999 जो कूपन कोड है जिससे आपको ये कोर्स 999 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। तो फटाफट से जाओ और कोर्स को परचेज करो। ठीक है, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ सकते हो आप लोग। सिक्सटीन आउट ऑफ 17 क्या बात कर रहे हैं आप? डेली टाइमिंग अभी तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 7 o'clock ही है अभी के लिए तो, है ना। और क्योंकि फिर जो क्लासेस हैं वो अब मंडे से एप्लीकेशन पे आ जाएंगी, तो फिर उसके हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करेंगे, तो वो आपको अपडेट मिल जाएगा। देखो ये प्लस प्लस ए प्लस प्लस, ये ऑपरेटर्स वाला टॉपिक है, तो हम इसको उसी टाइम पे कवर अप कर रहे होंगे, है ना। अभी के लिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा फिर ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।